वह सुबह का समय था जब एक बोइंग 747 31,000 फीट की ऊंचाई पर मंडराते हुए आयरलैंड के पश्चिमी तट की ओर आ रहा था। चालक दल ने एक विस्फोट सुना, जिसके कारण विमान लॉक हो गया और विमान ATC रडार स्क्रीन से गायब हो गया। हताश चालक दल ने विमान को फिर से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। विमान विघटित हो गया और अटलांटिक महासागर में जा गिरा, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए। 23 जून 1985 को फ्लाइट 181 एयर इंडिया द्वारा संचालित बोइंग 747 पांचवें अतिरिक्त इंजन को ले जाने के लिए टोरंटो में उतरा। इसके बाएं विंग के नीचे इंजन लगाया जाना था। सभी यात्री आव्रजन जांच के लिए उतरे थे। कुछ यात्री उस फ्लाइट में दोबारा सवार हो गए जो मॉन्ट्रियल के लिए उड़ान भर रही थी। फ्लाइट में कुल 270 यात्री और 22 क्रू सदस्य सवार हुए। विमान ने टोरंटो से रात 8:15 पर उड़ान भरी और रात 9 बजे मॉन्ट्रियल में उतरा। पैंसठ यात्रियों को विमान से उतार दिया गया और 105 यात्री विमान में चढ़ गए। फ्लाइट 181 को बदलकर 182 कर दिया गया, क्योंकि फ्लाइट लंदन और दिल्ली में रुकते हुए वापस बॉम्बे जा रही थी। यहां से विमान में 307 यात्री और 29 क्रू सदस्य सवार थे। कई यात्री परिवार और दोस्तों से मिलने जा रहे थे। फ्लाइट की कमान 56 साल के कैप्टन हसे सिंह नरेंद्र पर थी। प्रथम अधिकारी के रूप में उनकी सहायता करने वाले थे सतविंद्र सिंह, जो 41 वर्ष के थे। फ्लाइट इंजीनियर दारा डुमसिया थे, जिनकी उम्र 57 साल थी। विमान ने मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी, जिसका लंदन पहुंचने का अनुमानित समय ठीक 8:33 पर था। विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर FL 310 की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बंबई के लिए रात भर की उड़ान के बारे में कुछ भी घटनापूर्ण नहीं था। पायलट लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर अपने आगामी ईंधन भरने के पड़ाव पर चर्चा कर रहे थे।
सह पायलट ने आयरलैंड में हवाई यातायात नियंत्रक से संपर्क किया और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। अचानक आगे के कार्गो डिब्बे में विस्फोट हो गया। इससे तेजी से विघटन हुआ और विमान आगे से पीछे की ओर विभाजित हो गया। विमान में सवार सभी 329 लोग विमान से बाहर निकल गए और विमान एटीसी रडार स्क्रीन से गायब हो गया। एटीसी ने एयर इंडिया 182 के आसपास की अन्य उड़ानों को रेडियो पर प्रसारित किया, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद एटीसी ने शैनन हवाई अड्डे पर समुद्री बचाव केंद्र को फोन किया और विमान का अंतिम ज्ञात स्थान प्रदान किया। व्यापारिक जहाज लॉरेंटियन फॉरेस्ट क्यूबेक से डबलिन, आयरलैंड तक समाचार पत्र ले जा रहा था जब उसे एक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई। उन्हें जल्द ही परेशान करने वाला दृश्य पता चला। समुद्र डेड बॉडीज और मलबे से बिखरा हुआ था। चालक दल के सदस्य डैनियल ब्राउन और मार्क स्टैक ने समुद्र से डेड बॉडीज को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश में एक छोटी लाइफ बोट में घंटों बिताए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के विमान ने बचाव जहाजों और हेलीकॉप्टरों को दुर्घटना स्थल तक ले जाने के लिए फ्लेयर गिराए। दोपहर से ठीक पहले आयरिस नौसैनिक जहाज आया और घटनास्थल पर नियंत्रण कर लिया और 3 व्यक्तियों के चालक दल के साथ एक फुलाने योग्य नाव को तितर-बितर कर दिया। उन्होंने डेड बॉडीज को उठाने में घंटों बिताए, लेकिन केवल 38 ही मिले। आखिरकार युद्ध पोतों से लेकर छोटी मछली पकड़ने वाली नौकाओं तक 19 जहाज घटनास्थल पर थे। सभी के वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद 329 पीड़ितों में से केवल 132 डेड बॉडी ही बरामद की गईं। उसी दिन एक और घटना हुई। फ्लाइट 182 के विस्फोट से 55 मिनट पहले नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 जापानी सामान संभालने वाले मारे गए। बाईस जून 1985 को वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद को मंजीत सिंह बताने वाले एक व्यक्ति ने एएम सिंह के रूप में चेक इन किया और एयर इंडिया फ्लाइट 102 पर अपने आरक्षण की पुष्टि करने के लिए फोन किया। लेकिन एजेंट ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि टोरंटो से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से बॉम्बे तक उनकी सीट कंफर्म नहीं थी। उसने जोर दिया, लेकिन एजेंट ने उसे फिर से यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके टिकट पर यह नहीं लिखा है कि वह कंफर्म है और उन्हें उसके सामान की जांच नहीं करनी चाहिए। उस आदमी ने कहा, रुको, मैं अपने भाई से तुम्हारी बात कराता हूं। जैसे ही वह जाने लगा, वह बैग लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे कहा कि उसे टोरंटो में एयर इंडिया में फिर से चेक इन करना होगा। उसके पास एक गहरे भूरे रंग का कठोर किनारे वाला सूटकेस था। एजेंट ने उस सूटकेस की जांच की और उसे एयर इंडिया फ्लाइट 181 और फिर फ्लाइट 182 से भारत में ट्रांसफर कर दिया। 4:18 पर कैनेडियन पैसिफिक एयर फ्लाइट 60 MSA के बिना टोरंटो के लिए रवाना हुई। कैनेडियन पैसिफिक एयर फ्लाइट 60 टोरंटो में 12 मिनट देरी से पहुंची।
एम सिंह के सूटकेस सहित कुछ यात्रियों और सामान को चेक इन किया गया और एयर इंडिया फ्लाइट 182 में स्थानांतरित कर दिया गया। एयर इंडिया ने सिख कार्यकर्ताओं की धमकियों के कारण अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया था, इसलिए कनाडा ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल में टर्मिनलों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी नियुक्त किए थे। सभी सामान की जांच एक्सरे या हाथ से की जानी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन एक्सरे मशीन खराब हो गई थी। अधिकारियों ने पोर्टेबल विस्फोटक खोजी उपकरण का इस्तेमाल किया। जब एमएस सिंह का सूटकेस मशीन से गुजर रहा था तो खोजी ने एक बीप सुनी। अधिकारियों ने एयर इंडिया को सूचित नहीं किया क्योंकि उन्हें निर्देश नहीं दिया गया था कि इतनी छोटी बीप पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इसलिए उन्होंने बैग को अपने रास्ते से गुजरने दिया। जांचकर्ताओं ने सिंह रियाद, तलविंदर सिंह परमार, अजीम सिंह भागरी और सूरत सिंह गिल नाम के एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। पुलिस अच्छी प्रगति कर रही थी। नवंबर 1985 में संदिग्धों के घरों पर तलाशी वारंट निष्पादित किए गए, लेकिन केवल परमीर और रियाद के खिलाफ मामूली आरोप लगाए गए, जिनमें बम परीक्षण के लिए विस्फोटक रखने का मामला शामिल था। यहां विराम चिन्ह वाला पाठ है। परमीर के खिलाफ आरोप बाद में हटा दिए गए, जबकि रियाद पर विस्फोटक रखने के लिए $2000 का जुर्माना लगाया गया। तलविंदर सिंह परमीर एक उग्रवादी सिख चरमपंथी समूह बब्बा खालसा के संस्थापक थे, जिसका उद्देश्य कलिस्तान का स्वतंत्र गणराज्य बनाना था, अब भारत का पंजाब राज्य। 1981 में भारत ने परमबीर पर पंजाब में एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप लगाया, जिससे उन्हें कनाडा वापस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। कनाडा में उन्होंने वैंकूवर द्वीप पर डंकन में रहने वाले एक ओंटो मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन इंद्रजीत सिंह रियाद से मुलाकात की। परमार ने रियाद से बम बनाने को कहा। तब रियाद ने समुदाय के कई लोगों से डायनामाइट के बारे में पूछा और उन्हें बताया कि वह अपनी संपत्ति पर पेड़ों के ठूंठ हटाना चाहता है। उन्होंने 8 मई 1995 को एक सहकर्मी के साथ विस्फोटकों पर भी चर्चा की। रियाद ने डंकन के एक स्टोर से माइक्रोंटा डिजिटल ऑटोमोबाइल घड़ी खरीदी। 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल विद्युत प्रणाली के लिए डिजाइन किया। चौबीस घंटे के अलार्म ने बजर को सक्रिय कर दिया। एक सप्ताह के बाद रियाद किसी अन्य उपकरण को बिजली देने के लिए बजर सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक विद्युत उपकरण खरीदने के लिए स्टोर पर लौटा, जिसका उपयोग ब्लास्टिंग कैप के लिए डेटोनेटर सर्किट को ट्रिगर करने के लिए किया जा सकता है, जो डायनामाइट जैसे बड़े विस्फोटकों को विस्फोट करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक झटका प्रदान करता है। उस दौरान टैपर्स ने वैंकूवर में रियाद और परमा के आवास के बीच 1 महीने में 9 फोन कॉल रिकॉर्ड किए। सरकार ने रियाद को आतंकवादी गतिविधियों के लिए निगरानी किए जा रहे व्यक्तियों की सूची में जोड़ा। बाद में वह लालटेन बैटरी से जुड़ी आंशिक रूप से अलग की गई कार घड़ी के लिए मदद मांगने के लिए एक टेलीविजन मरम्मत की दुकान पर गए। अगले दिन रियाद ने एक सान्यो कंपोनेंट ट्यूनर खरीदा और चार्ज स्लिप पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ दिया, जो बाद में उसके घर के एक स्रोत से मिला। उन्होंने 4 जून 1985 को विस्फोटक लॉक पर अपना नाम रियाद लिखकर एक खेल के सामान की दुकान से बारूद भी खरीदा, जिससे धुआं नहीं निकलता। CSIS एजेंटों ने
परमा का वैंकूवर द्वीप के एक झाड़ीदार इलाके तक पीछा किया, जहां वह एक परीक्षण विस्फोट देख रहा था। प्रायोगिक उपकरण का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति इंद्रजीत सिंह रेयात थे। एक अन्य संदिग्ध हरदील सिंह जोहल था, जिस पर इन बम विस्फोटों के कई पहलुओं में शामिल होने का संदेह था। उनके पूर्व घर के नंबर का इस्तेमाल 2 आतंकवादियों एम सिंह और एल सिंह के लिए टिकट खरीदते समय किया गया था। पुलिस के पास उसके और परमा के बीच हुई बातचीत के वायर टैप सबूत भी थे। इसके अलावा जोहल को वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके साथी सिखों ने देखा, जिनका परिवार हवाई दुर्घटना में नष्ट हो गया था। जब जांचकर्ताओं ने नरीता हवाई अड्डे के मलबे का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि बम एक सान्यो ट्यूनर के अंदर रखा गया था, जिसका सीरियल नंबर केवल ब्रिटिश कोलंबिया में बेचे जाने वाले मॉडल से मेल खाता था। इसमें टाइमर के रूप में एक माइक्रोनेट घड़ी का उपयोग किया गया था, जो ब्लास्टिंग कैप को ट्रिगर करने के लिए एक औसत 12 वोल्ट बैटरी के साथ रिले द्वारा संचालित होता था, जो डायनामाइट के दांव और रेयाट द्वारा खरीदे गए सभी मिलान वस्तुओं के अनुरूप एक उच्च विस्फोटक को स्थापित करता था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एयर डिजास्टर टास्क 4 परमा को एयर इंडिया बमबारी और टोक्यो में एयर इंडिया फ्लाइट 301 को नष्ट करने के प्रयास का मास्टरमाइंड मानता है। पेरमा भारत लौट आए और 15 अक्टूबर 1992 को पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। बाद में उसे 1985 के बम विस्फोट का मास्टरमाइंड बताया गया। 15 नवंबर 2002 को जोहल की 55 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। रेयात इस मामले में दोषी ठहराया गया एकमात्र संदिग्ध था, क्योंकि उसने दूसरों को फंसाने से इनकार कर दिया था। रेयात 1986 अपने परिवार को इंग्लैंड ले गए। बाद में उन पर आरोप लगाए गए और उन्हें कनाडा प्रत्यर्पित कर दिया गया और नरीता बम विस्फोट में हत्या का दोषी ठहराया गया। जून 2001 में उन्हें 10 साल की सजा मिली। रेयात पर एयर इंडिया में हुई मौतों का आरोप लगाया गया और 10 फरवरी 2003 को उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्हें 2016 में रिहा कर दिया गया था और अब 2017 की शुरुआत से कुछ प्रतिबंधों के साथ पूरी तरह से रिहा कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो दिलचस्प था तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।